सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मोशन का 5th लेक्चर जो कि है क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो मैं एक बार सॉरी बोलना चाहता हूँ कि पिछला लेक्चर में बहुत सारा पार्ट ब्लर हो गया क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ तो उसमें फोकस चेंज होता रहता है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 0 थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड में है, सेकंड्स टाइम सेकंड में वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है यहाँ तक, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और फिर इसका रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज ओ ए कौन सा मोशन है। एक्चुअली क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो थोड़ी स्पेस की वजह से मैंने सिर्फ ओ ए लिख दिया। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो ओ ए कौन सा मोशन शो कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ओ ए शो कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि देखिए वी टी ग्राफ है और इसमें स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जब वी टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जाए तो इसका मतलब होता है कि इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए टाइम बढ़ रहा है 10 सेकेंड ये, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इन ए बी पोर्शन देयर इज कांस्टेंट मोशन, या फिर कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी कौन सा मोशन शो कर रहा है, तो फिर आप जैसे देख सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो बी सी इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन मोशन, या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। ठीक है, अब लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब जो यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा था 0 से 4 तक, तो हमें वो एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए 4th वाला हम कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता था मैंने अपने ये वर्टिकल अपॉन ये मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ मतलब v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 यही होगा। तो v2 यहाँ क्या है 6 है और v1 0 है, तो हो जाएगा 6 माइनस 0 अपॉन टाइम है 4 माइनस 0, तो हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेट द रिटार्डेशन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ से आंसर्स चालू हैं, तो 5th का आंसर हो जाएगा ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस वो साइन नेगेटिव आता है। ठीक है, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0 हो गई, इनिशियल कितनी 6 है, तो लिखेंगे 0 माइनस 6 अपॉन टाइम कितना है 16 माइनस 10 तो माइनस 6 अपॉन 6, तो ये जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो BC पार्ट का एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड है, पर इसमें रिटार्डेशन पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद 4th लेक्चर में बताया था कि जब ऐसे 4th लेक्चर में बताया था कि फिर 3rd लेक्चर में बताया था रिटार्डेशन पूछा गया, तो रिटार्डेशन लिखेंगे रिटार्डेशन हो जाएगा इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन -1 है, पर रिटार्डेशन शब्द लिख के उसने ये बता दिया कि हाँ ये डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस लगाने की क्या जरूरत है। तो रिटार्डेशन +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा रिटार्डेशन। या पूछा जाता है डी एक्सेलरेशन इसका कितना है। ठीक है, अब फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब इतने एरिया इतने पोर्शन का इसने डिस्प्लेसमेंट कैसे किया। आप बताइए वी टी ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, बताइए। वी टी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसका एरिया निकालते थे कि नहीं निकालते थे, बताइए। ठीक, तो इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लेना है हमें यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और भी अगर हमें देता यहाँ से ये भी दे देता तो इसको भी ले लेते, पर अभी ये नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। ये एक रेक्टेंगल है तो एक स्क्वायर है, तो 6 ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा
कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36 मीटर, ऐसा ही यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है 36 मीटर। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ गया आप सबको, नोट कर लीजिए। तो ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, पर इसमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। एक इंसान है, मान लीजिए रामलाल है, कार में बैठा, अपनी कार में बैठा, और उसने नहीं स्टार्टिंग से। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। और ये भी वेलोसिटी टाइम के बीच का ही ग्राफ है, पर इसमें किलोमीटर पर आवर और आर में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इंसान अपनी कार स्टार्ट करता है और वो 10 से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट नहीं करता। मान लीजिए पहले से थोड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड कुछ होती है, 0 एकदम स्पीड नहीं होती है। स्टार्ट करता है और फिर स्पीड बढ़ाता है बढ़ाता बढ़ाता 3 सेकेंड में 30 तक पहुंच जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन 3 सेकेंड में 30 तक पहुंच जाता है। फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड कहिए वेलोसिटी कहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वेलोसिटी स्पीड सब एक बराबर है। यहाँ स्पीड लिख दूँ मैं, स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है 3 से 8 5 सेकंड के लिए। फिर अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व आया है। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व का क्या मतलब है, मैंने बताया था अगर ऐसी सीधी लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वीटी ग्राफ में, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसी लाइन है इसका मतलब है एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है वीटी ग्राफ में। और अगर कोई कर्व बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो फिर इसका मतलब है अब इसकी स्पीड तो घट रही है टाइम के बढ़ते बढ़ते, मतलब इसका रिटार्डेशन हो रहा है, वो भी वेरिएबल रिटार्डेशन हो रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन नहीं हो रहा है इस पार्ट में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन इसका पूछना है। पहला क्वेश्चन है इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार। इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो इसका आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब है मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय कार। उसने मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेंड की, देखिए बढ़ाता गया और फिर 30 पे आके कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और फिर उसने डिक्रीज करने लगा। मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पीड यही तो हुई, ठीक, मैक्सिमम स्पीड है 30, तो मैक्सिमम स्पीड का आंसर होगा 30, इसका आंसर ये होगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट हो गई थी, यहाँ स्लोप भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो एक्सेलरेशन है, तो इसका आंसर होगा बी सी शोज ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिएबल रिटार्डेशन, देखिए सी डी पहले बता दिया, सी डी शोज वेरिएबल रिटार्डेशन। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, वेलोसिटी स्पीड बराबर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बराबर है, तो 8 आवर्स तक उन्हें यहाँ तक के लिए उसने पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, देखिए इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ तक के लिए। अब इसका एरिया हम कैसे निकालें, थोड़ा अजीब सा फिगर है, तो हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक ये, ठीक, ये इस पॉइंट को हम ई नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ई, और एक ये एक स्क्वायर। तो फिर देखिए एक ये स्क्वायर है, ये ट्रेपेजियम है, इसको फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ से मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो 5th का आंसर है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, ठीक। एरिया पहले का क्या है, ट्रेपेजियम है, क्या एरिया होता है, मैंने बताया था, सम ऑफ पहला साइड हाफ इंटू सम ऑफ पहला साइड इंटू हाइट। देखिए हाफ सम ऑफ पहला साइड कितना है 10 + 30, 10 + 30, हाइट कितनी है इसकी 3, ठीक, प्लस ये क्या है 5 इधर है और 30 इधर है, रेक्टेंगल है, तो 5 × 30, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो हाफ इंटू ये हो जाएगा 40 × 3 प्लस 150, ये इससे कटा ये 20, 23 जा 60, 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 210 किलोमीटर। किलोमीटर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सब किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि ये ग्राफ ए है,
ये बी है और ये सी है। अब दो स्टेटमेंट दिए, बताइए किस स्टेटमेंट कौन से ग्राफ से मैच करता है। ठीक है, तो देखिए अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू हैंड ऑफ थ्रोअर। ठीक है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, क्योंकि इस बार दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्रिकेट बॉल थ्रोअर है ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, और फिर वापस वो नीचे आ रही, तो देखिए डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो इस बार स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम तो नहीं रहेंगी, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है। तो देखिए क्या होगा, जब जो ये थ्रोअर है जब ये बॉल फेंकेगा तो स्टार्टिंग में जब ऐसे फेंकेगा तो बॉल के बाद कुछ स्पीड होगी, ठीक है, ऊपर जाते जाते फिर वो धीमी हो जाएगी, और फिर वापस जब वो बॉल नीचे आएगी तो वापस उसके बाद एक स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा, तो मतलब पहले स्पीड थी फिर ज़ीरो हो गई, पहले वी था, मतलब पहले एक वी था फिर ज़ीरो हो गया फिर एक वी आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो देखिए कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, देखिए ये वाला, देखिए इसमें ये देखिए पहले एक टाइम टी पे ज़ीरो पे वी था जो कि धीरे धीरे कम होता गया, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म है। अब आपको पता है, मतलब अभी तो शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं ग्रेविटेशन में चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब हम कोई चीज़ ऊपर नीचे फेंकते हैं तो फिर उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है वो होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम जी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो फिर मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर लगता है। तो देखिए ये वाला ग्राफ मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का आंसर होगा सी। ठीक, अब सेकेंड में देखिए अ ट्रॉली इज डी एक्सेलरेटिंग टू कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। मतलब एक ट्रॉली थी, वो पहले उसकी स्पीड कम होती रही, डी एक्सेलरेट हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, टू अ कांस्टेंट स्पीड लिखा ना, और फिर एक्सेलरेट होने लगी। जाहिर सी बात है इसका ये है, इसका आंसर ये है। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो अब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वैसे तो ये कुछ काम का नहीं है, बस आपके सिलेबस में था तो मुझे एक बार डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डेरिवेशन के, कैलकुलस से करते हैं हम क्लास 11th में, वो तो अभी आपके काम का नहीं है। तो ठीक है, डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फिर ये ग्राफ देखिए, ये वीटी ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ है आपका। ठीक है, इसमें ये शो किया जा रहा है कि पहले उसकी एक वेलोसिटी u थी यहाँ से यहाँ तक, फिर उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a लगता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v हो जाती है। ठीक, v हो जाती है और ये यहाँ से यहाँ तक टाइम t है। तो फिर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। Consider the velocity time graph of a body shown in figure. The body has an initial velocity u at point A and then its velocity changes at uniform rate from A to B in time t. In other words, there is a uniform acceleration A from A to B and after t its final velocity become v which is equal to bc in the graph. ठीक है, the time t is represented by oc. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मतलब इसमें ये बोला गया है, आप लिख लीजिएगा, मैंने पढ़ दिया। इसमें ये बोला गया है कि इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब इस पर एक एक्सीलरेटेड मोशन, इस पर एक्सेलरेशन लगाया गया एक का, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है टाइम t के अंदर। ठीक है, लिखना जरूरी होता है डेरिवेशन के लिए। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ दिया तो हमें सिर्फ ग्राफ की चीज़ें यूज़ करनी है और कुछ यूज़ नहीं करना है, तो फिर कैसे प्रूफ होंगे। देखिए, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताइए, एक्सेलरेशन देता है कि नहीं देता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम निकालते कैसे हैं, यही तो होता है, ये अपॉन ये, यही होता है, तो होगा कितना होगा, बी डी अपॉन ए डी होगा। ठीक है, और यहाँ बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी माइनस
बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं, बताइए। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी से अगर डी सी हटा दो, मतलब इस पूरे से ये डी सी हटा दो तो ये बी डी हो जाएगा। अब जो डी सी है वो ओ ए के बराबर है कि नहीं था, ये जो डी सी है ये ओ ए के बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस तो हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस बराबर तो होगी, जितना ये डी सी है उतना ये ओ ए है, ठीक है। तो ओ ए को यहाँ रख दीजिए, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा बी सी माइनस ओ ए, ठीक है। और अब देखिए ओ सी क्या है, अब देखिए ओ सी क्या है, यहाँ टाइम टी है। अब ये सारी चीज़ें आप इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बी सी माइनस ओ ए, ठीक है, बी सी माइनस ओ ए अपॉन ए डी, ठीक है। और ये जो ओ सी है ये टाइम टी है और यही ए डी है, ठीक है। देखिए ना ओ सी जो है वही तो ए डी है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बराबर है। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी ये पूरा है, ये पूरा वी है, वी। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए यू है, यू। और ए डी क्या है, ए डी है टी, टाइम टी, ठीक। तो अब इस टी को इससे इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, यू को उधर भेज दीजिए तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। डेरिवेशन हो गया है, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो देखिए आप सबको पता है सेकंड इक्वेशन में एस का यूज़ होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूज़ होता है। तो डिस्प्लेस में किसी मतलब वी टी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो बस हम यही करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकेंड बोल देते हैं। मतलब ये रेक्टेंगल सेकेंड पार्ट है और ये ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, ठीक। इन दोनों के एरिया के बराबर होगा। अब पहले का एरिया क्या होगा, पहले का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है इसका ए डी और इंटू हाइट है इसकी बी डी हाइट है, प्लस सेकेंड का एरिया क्या होगा, ये ओ ए इंटू ओ सी, इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए कितना है यू और ओ सी कितना है टी, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ, ये एस चल रहा है यहाँ पे। अब ए डी कितना है, ए डी है ओ सी के बराबर, आपको पता है टी है, ठीक है। अब बी डी, अब आई बात बी डी की, तो अब हम क्या करें, अब देखिए पिछले इक्वेशन हमने देखा था जो स्लोप है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, बी डी अपॉन ए डी होता है, ए डी बी डी अपॉन ए डी होता है, ठीक है। अब ए डी क्या है यहाँ पे, ए डी ओ सी के बराबर है, ओ सी है टाइम, तो क्या ले सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी डी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। टाइम को उधर भेज दीजिए, ए टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ऐसे थोड़ा रीअरेंज करके यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो बी डी इक्वल्स टू टाइम है, बस इस बी डी को यहाँ रख दीजिए और बी डी क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है। थोड़ा बिगड़ गया। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ऐसा आता है, आप सबको पता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, एरिया का, इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि वी टी का एरिया हमें एस देता है। पर इसमें हम थोड़ा अलग तरीके से एरिया निकालेंगे। पिछली बार हमने इसका एरिया प्लस इसका एरिया इस तरह निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही होता है। अब एस इक्वल्स टू हाफ इंटू पहला साइड का सम कितना है, पहला साइड ये और ये है, तो ये v है, ये u है। तो देखिए u प्लस वी, और हाइट इसकी ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक
हाइट इसकी कितनी है, टी है, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन हमें t की ज़रूरत नहीं है, तो पर हम पहली इक्वेशन डेराइव कर चुके हैं, तो t की इक्वेशन, t की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, ये यहाँ रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक, अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखिए v प्लस यू वी माइनस यू, यहाँ वो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो जाएगा इक्वल टू s, 2a को उधर भी तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बस ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन डिराइव, ठीक। तो मैंने आपको ये इक्वेशन इसलिए डिराइव करा दी क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं इसको, ठीक है। तो देख लीजिएगा कैसे डिराइव करते हैं और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनीशन है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी, जैसे कि मान लीजिए रामलाल है, ये इसमें रोटेट कर रहा है ऐसे, मान लो कोई सर्कुलर पाथ है, इसमें चल रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, ये रामलाल है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसको हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखिए, अब अभी तक हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी पढ़ा, अभी तक हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ा था, अब ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दोनों में अंतर क्या है, जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था उसमें स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, ये है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें भी स्पीड कांस्टेंट है, उसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट थी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गई, और उसमें स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते थे, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप वापस नहीं आ रहे हो, सिर्फ स्ट्रेट जा रहे हो, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट थी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब मुझे कोई बताएगा क्यों, मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, अगर आप जब सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करते हैं तो हर पॉइंट पे आपकी अलग वेलोसिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हैं, चलते थे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आके आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, फिर आप चल के थोड़ा यहाँ है तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, यहाँ आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, यहाँ आपकी वेलोसिटी इधर है, यहाँ आपकी वेलोसिटी इधर है, हर पॉइंट में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप एक स्क्वायर पाथ है, उस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ चले, फिर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ना इसके कॉर्नर पे, फिर यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ ये चेंज करनी पड़ी, फिर ये, तो आपको 4 बार इसमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी हेक्सागोनल पाथ पे चल रहे हैं, तो हेक्सागोनल पाथ में चलने के लिए आपको 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, हर कॉर्नर पे आके। मान लो आप ऑक्टागोनल, मान लीजिए आप ऑक्टागोनल पाथ चल रहे हैं, ऑक्टागोनल कैसे बनता था, ऑक्टागोनल, हाँ, ऑक्टागोनल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। तो अगर आप इसमें ऐसे चल रहे हैं तो आपको 8 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह n नंबर का पॉलीगॉन बनता रहेगा, तो n बार अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। और सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल एक पॉलीगॉन है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड है। देखिए, इसको इसमें और साइड बढ़ाते जाएंगे, और साइड बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि ये और ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी
तो वो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इन्फिनाइट नंबर में आपका डायरेक्शन चेंज होगा, हर एक पॉइंट में आपका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है पर इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। इसमें आप कभी सर्कुलर मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं कर सकते। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है। मतलब आप एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही आपको दिख रहा है कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है पर आपका मोशन एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ सर्कुलर मोशन के कहाँ कहाँ परफॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना अर्थ कोई ले लीजिए, तो अपना अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, तो देखिए सर्कुलर, भले ही वो थोड़ा इलिप्टिकल मोशन होता है। मान लीजिए एक समय के लिए सर्कुलर मोशन, अरे छोड़िए आप ये देखिए एक क्लॉक है, मान लीजिए क्लॉक की जो टिप होती है, ये टिप, तो ये भी तो ऐसे सर्कुलर घूमती है, ठीक, सर्कुलर ये भी तो घूमती है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रही है। और भी आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं सर्कुलर मोशन को होते हुए। मेरी गो राउंड में देख सकते हैं, मेरी गो राउंड फेमस एग्जांपल है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में आपके में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि स्पीड का ही बस एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। स्पीड तो आपको खुद पता होगी, स्पीड क्या होता है, स्पीड का ही फॉर्मूला है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लीजिए कोई सर्कल में आप घूम रहे हैं जिसकी रेडियस r है, तो उसमें डिस्टेंस आप कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, 2πr, और t टाइम लग रहा है, तो यही एक फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मतलब 9th में तो सर्कुलर मोशन है ही नहीं ज़्यादा, 11th में बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सर्कुलर मोशन को, ठीक है। तो इतना बहुत है सर्कुलर मोशन के लिए। तो ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम आता है।